हेलो एवरीबॉडी, पुनः आपका goodmorningstudy.com में स्वागत है। फिजिक्स की कक्षा हम प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, जो वास्तविक रूप में आपका सिलेबस है। तो यह किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसकी एक सतह रचित की गई होती है और ये दो प्रकार का हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं डायग्राम में, किसी खोखले गोले को ले रहे हैं और इसको हम काट दे रहे हैं दो भाग से। तो इस तरह से एक भाग इधर बन रहा है, दूसरा भाग इधर आ रहा है। अब जरा हम इसकी अंदर वाली सतह को रचित कर दें। यदि ये कांच का बना हो तो उस अवस्था में इसका परावर्तक सतह इधर हो जाएगा और इसके अंदर वाले हिस्से को, इसके बाहर वाले हिस्से को यदि हम रंग देते हैं तो इसका अंदर वाला हिस्सा जो है वो परावर्तक हो जाएगा। तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका तल उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण इसको कहते हैं। उन्नतोदर भी कहा जाता है। और ये बन गया अवतल दर्पण। तो खोखले गोले के काटा गया है और खोखले गोलों को काट करके जो कांच के बने हैं उसकी एक सतह को रचित कर दी गई है। इस गोले का सेंटर, आगे हम इसको डिनोट करेंगे सी से। ऐसे गोले के सेंटर को ओ से डिनोट किया जाता है। चलिए हम यहाँ सी से ही डिनोट करते हैं। इसकी वक्रता की त्रिज्या कहलाएगी, जो यहाँ से यहाँ तक आर कहलाती है। और ये वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये अवतल दर्पण में हम लोग बाद में और उत्तल दर्पण में देखेंगे भी। तो इस तरह से ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग हो गया गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण बताया अभी यहाँ पर दो प्रकार का हो गया। एक अवतल, जिसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं, कनकेव मिरर। और दूसरा टाइप है उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। उभरा हुआ सतह इसका है। ये फिगर जरा डायग्राम हम देखें इसका अलग करके यहाँ से। तो ये हुआ अवतल दर्पण और ये हुआ उत्तल दर्पण। इस तरह से हम लोग देखें गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुए। अब इन गोलीय दर्पणों में जो इसमें टर्म है अलग अलग, उसको हम पहले देखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे हम। फिर इसमें F बराबर R/2 फॉर्मूला डिराइव करना है। अवतल दर्पण में हम इसको करेंगे, जिसमें ज्यामिति का इस्तेमाल होगा। तो आइए हम देख रहे हैं विभिन्न भाग गोलीय दर्पणों का। गोलीय दर्पणों के विभिन्न पद, विभिन्न टर्म हम उसका देखेंगे क्या क्या है। देखिए जरा सिंपल फिगर में हम ले लेते हैं। ये अवतल दर्पण आप देख रहे हैं, फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। ये पॉइंट हम P डिनोट कर रहे हैं, जिसको ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ये F है और ये C है। C अभी हम दिखाए थे गोला में जो सेंटर था गोले का, इसलिए इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये फोकस कहलाता है। फोकस है क्या, आगे डिफाइन करेंगे हम। तो फोकस जो वास्तव में है, किरणें जब परावर्तित होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो नीचे वाला मुख्य अक्ष है, यही चीज़ को हम बताने जा रहे हैं आपको। टकरा करके जहाँ से लौटती हैं यही इसका फोकस कहलाता है। अब जरा हम उत्तल दर्पण में भी देख लें इस चीज़ को। उत्तल दर्पण में भी यही सब भाग होंगे, यही सब टर्म होंगे। देखिए यहाँ ध्रुव हो गया, F यहाँ पर है, C यहाँ पर होगा। आगे हम डिराइव करेंगे कि F जो है PC का मिड पॉइंट, यानी F = R/2 प्रूव करेंगे हम। देखिए समांतर जो किरण जाती है वो काल्पनिक रूप से F से जाती है, चूँकि दर्पण को पार तो कर नहीं पाएगी। ये किरण वास्तव में इधर से टकरा कर चली जाती है, जो काल्पनिक रूप से F से मिलती हुई प्रतीत होती है। ये जो हम लाइन देख रहे हैं नीचे वाला बीच में, ये मुख्य अक्ष है। उस पर कोई किरण जाती है और वापस लौट जाती है। यहाँ भी जाएगी किरण, उसी पर वापस लौटेगी। तो अभी हम यहाँ देखें नाम
जिसको ध्रुव कहा जाता है, पोल। ये है फोकस, जिसको हिंदी में हम लोग नाभिक बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, फोकस। और ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र यहाँ पर है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, वक्रता केंद्र। सेम चीज़ उधर वही चीज़ है। ये आप देख रहे हैं ध्रुव है, फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। तो ये ध्रुव, जिसको इंग्लिश में पोल कहा जाता है, इसलिए पी लिया गया है। फोकस एफ से लिया गया है, जो नाभि शब्द है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया गया है, वक्रता केंद्र। अब जरा इन टर्मों को हम देख लें, कुछ संकेत में व्यक्त होगा। पहला पॉइंट हम करते हैं, एक्स डैश यहाँ डिनोट कर दे रहे हैं, एक्स एक्सिस, जिसका नाम आप ग्राफ में जानते हैं, जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं हम लोग। मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए वास्तव में है क्या, ठीक बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है ये, जिस पर परावर्तित किरणें, आपतित किरणें परावर्तित होकर पुनः उसी पर लौट जाती हैं, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स एक्सिस से, एक्स और एक्स डैश। तो मुख्य अक्ष क्या हुआ कि वास्तव में हम ये देखें तो पी और एफ से जाने वाली रेखा है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को भी हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो चलिए हम वही डिनोट कर देते हैं, पी तथा सी से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। तब मुख्य अक्ष का संकेत क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डैश या एक्स अक्ष। संकेत यहाँ हम दे दे रहे हैं, एक्स एक्स डैश या एक्स अक्ष। अब इसमें हम जरा ध्रुव को देखें। सेकेंड पॉइंट है ध्रुव, जिसको हम पोल कहते हैं, तो निश्चित रूप से संकेत इसका हो जाएगा पी। तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है, गोलीय दर्पण का ठीक बीच वाला पॉइंट है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है या ध्रुव कहते हैं। संकेत हो गया इसका P। तीसरा पॉइंट हम आते हैं वक्रता केंद्र का। वक्रता केंद्र, जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण बोले थे खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस गोले का जो सेंटर है, केंद्र है, ज्यामितीय केंद्र है, उसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। ये दोनों दर्पण में बात हो रही है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस गोले का ज्यामितीय केंद्र कटा भाग होता है, उसका ज्यामितीय केंद्र
उसका ज्यामितीय केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो संकेत स्पष्ट रूप से इसके नाम से ही हो गया, इंग्लिश नाम से। वक्रता केंद्र कहलाता है। संकेत हो गया सी। अब आगे हम देख रहे हैं फोकस पर आ रहा है, जिसको नाभि कहा जाता है। अगला पॉइंट हो गया फोकस। अब इसमें हम दिखाए फिगर में कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चल रही है वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से होकर जा रही है, यही फोकस कहलाता है। यानी जब ऐसा होगा, यही बिंदु फोकस बिंदु है। अवतल दर्पण में ये वास्तविक होता है और उसमें आभासी होता है, यानी वो दाईं तरफ होगा, इसमें बाईं तरफ होगा। तो फोकस का हो गया मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक या काल्पनिक रूप से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस संकेत इसका हो जाएगा एफ। फिगर में देखेंगे स्पष्ट नज़र आ रहा है, एक तरफ वास्तविक रूप में है, एक तरफ काल्पनिक रूप में है, बड़ा है। उसके बाद हम आते हैं फोकस दूरी। इन की चर्चा बार बार होगी आगे। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब देखिए इसमें क्या है। अब आप देख रहे हैं फिगर में P और F, तो दर्पण से दूरी सभी मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। तो P से F के बीच की दूरी यानी फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, जिसको फोकल लेंथ कहते हैं। फोकसांतर भी कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है या फोकसांतर कहलाती है। फोकस दूरी, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। छोटा एफ इस्तेमाल होगा, यानी पीसी जो है वो छोटा एफ के बराबर होगा। तो पीसी इक्वल होगा स्मॉल एफ के। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें साइन भी आ जाएगा प्लस और माइनस। कब, कैसे और क्यों होगा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। संकेत इसका देख लीजिए,
फिगर में नाम है PC, यानी P से C तक की दूरी PF है, PC भी है उसमें, PC जो आ रहा है स्मॉल f। अब एक पॉइंट और है इसके अलावा 6 और 7, इसमें हम आगे आ रहे हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। रेडियस जो सेंटर से दर्पण तक की दूरी थी, जो खोखले गोले का कटा हुआ भाग का सेंटर था, वहाँ से उसकी जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या, और वक्रता केंद्र था वहाँ। अब वक्रता त्रिज्या क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर वो था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ देखेंगे P और C के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, P से C की, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की लंबाई या दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। PC है वो, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। संकेत हम लेते हैं, संकेत हो गया PC बराबर कैपिटल R। अब एक चीज़ और है, द्वारक, 7वां पॉइंट, FG और वास्तव में ये गोलीय दर्पण की चौड़ाई है, जो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है, विस्तार है, फैलाव है, वही उसका द्वारक कहलाता है। तो गोलीय दर्पण की चौड़ाई या विस्तार को उसका द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण की चौड़ाई या विस्तार, फैलाव जिसको कहते हैं, को द्वारक कहते हैं। प्राय छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो अभी हम देखें कि गोलीय दर्पणों में विभिन्न पद, विभिन्न टर्म क्या हैं, जिनकी चर्चा अभी हम की है। अब आगे हम फार्मूला डिराइव करेंगे, F=R/2, और हम चाहें तो थोड़ा सा दोनों के बीच में अंतर भी देख सकते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर हम देख लें, तब आगे हम फार्मूला पर चलेंगे। फिर अलग अलग अवस्था में बिंब और प्रतिबिंब की अवस्था को हम लोग स्थिति को ज्ञात करेंगे डायग्राम के द्वारा। तो अंतर आ जाते हैं उत्तल और अवतल दर्पण में। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर, कुछ तो अंतर आपको डायग्राम के बाद स्पष्ट होंगे, लेकिन हम यहाँ पहले बता दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो इसको स्पष्ट कर लेंगे। उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कह रहे हैं कन्वेक्स मिरर, और इधर हो गया अवतल दर्पण कनकेव मिरर। अब पहला पॉइंट तो हम लोग देखें, उसकी आकृति को गौर करें तो उसकी परावर्तक सतह ऊपर उत्तल वाले की उभरी हुई है, फैली हुई है। तो पहला पॉइंट हम लोग लेंगे इसकी परावर्तक सतह के बारे में। इसकी परावर्तक सतह जो इससे टकरा करके लौटती है किरण, उस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। इसकी परावर्तक सतह
उभरी होती है, फैली हुई, उठी हुई। और ठीक इसके अपोजिट इसको हम गौर करें तो धंसी हुई होती है। तो इसकी परावर्तक सतह धंसी होती है। अब दूसरे पॉइंट की बात हम करें तो आगे हम चल के देखेंगे, डायग्राम सब बनाएंगे तो, कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और बीम से छोटा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, पता ही है। इसके द्वारा सदैव सीधा आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या छोटा प्रतिबिंब बनता है। और उधर हम देखें तो उसके द्वारा उल्टा और सीधा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब, बड़ा छोटा बराबर सब टाइप का होता है। इसके द्वारा प्रायः उल्टा, या हम सीधे उल्टा और उल्टा तथा सीधा, यानी वास्तविक और आभासी दोनों टाइप के बनेंगे। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अब तीसरी पॉइंट की चर्चा हम करें। अपसारी और अभिसारी की बात हम किए थे प्रकाश पुंज में। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो टकरा कर अंदर की ओर आ जाती हैं, यानी अभिसारित हो जाती हैं, और उत्तल दर्पण में फैल जाती हैं, यानी अपसारित होती हैं। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जब टकरा कर लौटती हैं तब परावर्तन के बाद अपसारित हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं। और लास्ट पॉइंट इसका हम देखें, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद यहाँ अपसरित थी, वहाँ ठीक उल्टा अभिसरित होंगी, अंदर की ओर मुड़ जाएंगी। परावर्तन के बाद अभिसरित हो जाती। तो इस तरह से हम लोग देखें 3 पॉइंट आया दोनों के अंतर में। दूसरा पॉइंट आपका जो इसमें दिया गया है ये स्पष्ट होगा, हम आगे डायग्राम जब पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तो ये प्रतिबिंब के बारे में स्पष्ट आपको पता चल जाएगा। अब ज़रा इसकी हम चर्चा थोड़ी सी कर लें तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में जो दिखाया कि अभिसरित और अपसरित होती है, आगे हम फिर डायग्राम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ उसकी चर्चा थोड़ी सी हम कर दे रहे हैं। तो इसमें देखें आप कि जो उत्तल दर्पण है ये इसकी सतह रचित है और ये किरणें मुख्य अक्ष का काम कर रही हैं, दिखा रहे हैं जो हम इसको। इसमें जो किरणें चलती हैं मुख्य अक्ष के समांतर की बात हो रही थी, अभी जो दिखा रहे थे हम, जो अनंत से आती हुई दूर से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये किरणें काल्पनिक रूप से ये जो है इधर फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जो देख रहे हैं वास्तव में किरणें क्या हो रही हैं, ये फैल जा रही हैं, अपसरित हो जा रही हैं
जबकि काल्पनिक रूप से ए पर मिल रही हैं। और अवतल दर्पण में हम डायग्राम में ज़रा देख लें इसको। ये तीसरी बात की चर्चा हम कर रहे हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं, एक तो इस पर वापस हो जाती हैं और ये समांतर किरणें परावर्तन के बाद ये अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, यानी फोकस इसका इधर ही होता है और फोकस से जाती हैं। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ किरणें अभिसरित हो रही हैं और ये अपसरित हो रही हैं। इसीलिए इसको हम लोग को इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण, ये जो आपका उत्तल दर्पण है अपसारी दर्पण भी है और ये अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसी डायग्राम के कारण कहा जाता है, किरणों को अभिसरित कर देती हैं। आगे हम इसी कक्षा में प्रकाश के परावर्तन में ही गोलीय दर्पण पर फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। F बराबर R/2, F = R/2 की चर्चा हम करेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे। उसके बाद हम बिंब और प्रतिबिंब की पोजीशन को देखेंगे।